आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप यकीन मानिए आपको यह विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और यह घटना इस चैनल की आज तक की सबसे भयानक और सबसे अजीब घटना है। यह कहानी है उड़ीसा की। उड़ीसा के भुवनेश्वर में पाली नाम के एक इलाके में एक मोहल्ले में सेना का एक रिटायर्ड कर्नल अपनी पत्नी के साथ एक आलीशान घर में रहता था। और यह लेफ्टिनेंट कर्नल सेना में डॉक्टर था जो कि रिटायर्ड हो चुका था, जिसका नाम था सोमनाथ परिदा। इस मोहल्ले में सोमनाथ परिदा का घर लोगों को बड़ा ही अजीब लगता था और इसी घर में सोमनाथ परिदा ने कुछ ऐसा कर दिया था कि जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। दरअसल सोमनाथ परिदा इस मोहल्ले में बड़े आलीशान घर में अपनी पत्नी उषा श्री के साथ रहता था और यह इस घर में सिर्फ दोनों ही रहा करते थे। सोमनाथ परिदा ने 1977 में उषा श्री से शादी की थी। शादी के बाद सोमनाथ और उषा श्री के दो बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया और वह अमेरिका चला गया और बेटी भी दुबई में सेटल हो गई। अब 1998 में कर्नल सोमनाथ परिदा सेना में डॉक्टर की नौकरी से रिटायर हो गए और वह अपनी पत्नी के साथ इस दो मंजिला घर में रहने लगे, जिसमें सिर्फ यह दोनों मियाँ बीवी ही रहा करते थे। सोमनाथ की उम्र 70 साल की थी और उनकी पत्नी लगभग 60 से 65 साल की थी। और सबसे अनोखी बात यह थी कि सोमनाथ का बिहेवियर बड़ा ही अजीब था। उनके मोहल्ले के लोग बताते हैं कि सोमनाथ परिदा उस मोहल्ले का सबसे अजीब किस्म का आदमी था और वाकई में सोमनाथ ने इतना भयानक कांड करके यह बात साबित भी कर दी थी कि उस मोहल्ले के लोग उस घर के अंदर जाना तो दूर उसके आसपास भी नहीं जाते थे। एक और अजीब बात यह थी कि सोमनाथ परिदा शाम के 6 बजे ही सो जाता था और वह सुबह के 3 बजे जग जाता था। उसका घर शाम के 6 बजे के बाद ऐसे सुनसान हो जाता था जैसे घर में कोई नहीं हो। और जब कोई उनके घर के आगे कोई गाड़ी पार्क कर देता या गाड़ी खड़ी कर देता तो वह उस पर चिल्लाने लगता था। इसके साथ साथ जब कोई पास में बने मंदिर में भी घंटी बजाता तब भी उसको बड़ा गुस्सा आता था। और अक्सर इनके घर में मियाँ बीवी के आपस में झगड़े होते रहते थे, लेकिन जैसे तैसे इनके अकेले की घर गृहस्थी चल रही थी। अब रिटायरमेंट के बाद सोमनाथ ने कई प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया था और WHO संगठन में भी बतौर सलाहकार के रूप में भी सोमनाथ ने काम किया था। सोमनाथ का उस इलाके में एक छोटा क्लिनिक भी था, लेकिन सोमनाथ के दोनों बच्चों कभी भी उसके पापा से नहीं बनती थी। वह फोन पर अक्सर अपने माँ से ही बात किया करते थे। उनके बेटे और बेटी को अपने पापा का स्वभाव बड़ा ही अजीब और डरावना लगता था। वह अपने पापा से ज्यादा बातें नहीं करते थे। इसी दौरान 2013 को जून महीने के पहले दिन सोमनाथ का बेटा डॉक्टर मनोज परिदा, जो कि अमेरिका में रहता था, वह अपनी माँ उषा श्री को फोन करता है, लेकिन उसकी माँ का फोन स्विच ऑफ आता है। फिर मनोज कुछ देर बाद दोबारा फोन मिलाता है, लेकिन फोन फिर से स्विच ऑफ ही आता है। अब मनोज को लगा कि माँ कहीं बाहर चली गई होगी और वह कोई फोन नहीं करता है। इसके बाद अगले दिन मनोज माँ को दोबारा से फोन लगाता है, लेकिन अब भी फोन स्विच ऑफ ही आता है। अब मनोज लगातार कुछ दिन ऐसे ही फोन करता है और ऐसे करते करते 19 से 20 दिन बीत जाते हैं। अब मनोज को भी घबराहट होने लगी थी कि आखिर माँ ने फोन स्विच ऑफ क्यों कर रखा है। अब घबराहट में मनोज अपने पिता को फोन करता है और अपने पिता से पूछता है कि माँ कहाँ है, माँ से मेरी बात कराओ। इस पर पिता कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन सुरेखा के पास दुबई गई हुई है। और इतना सुनते ही मनोज तुरंत फोन रख देता है और वह अपनी बहन सुरेखा को दुबई में फोन लगाता है। मनोज जैसे ही सुरेखा से पूछता है कि क्या माँ तुम्हारे पास है, तो सुरेखा कहती है कि माँ मेरे पास नहीं आई है और कई दिनों से माँ से बात करने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन माँ का फोन नहीं मिल रहा है। यह सुनते ही मनोज चौंक जाता है और मनोज को शक हो जाता है। उसे कुछ बहुत ही गड़बड़ का एहसास होता है। मनोज परिदा घबराया हुआ भुवनेश्वर में रह रहे अपने मामा को फोन करता है और उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि आप जल्दी से घर जाकर चेक करके आओ, क्योंकि मनोज को अपने पापा पर भी डाउट था। और इस कहानी में इस सनकी ने जो किया उसने वहां के लोगों को नींद भी हराम कर दी थी। अब 23 जून 2013 को शाम के लगभग 5 बजे उषा श्री का भाई और उसकी बहन सोमनाथ के घर से के आगे पहुंच जाते हैं और दरवाजे की घंटी बजाते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता है। और जब उन लोगों ने दोबारा से दरवाजे की घंटी बजाई तो सोमनाथ परिदा आता है। सोमनाथ घर का दरवाजा नहीं खोलता और इसके बजाय वह खिड़की से ही इन दोनों से बात करता है।
इसके बाद जब मनोज का मामा कहता है कि उषा कहाँ है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो इस पर सोमनाथ कहता है कि वह अपनी बेटी के पास गई है और यह सुनकर मामा का पूरा शक हो जाता है। अब मनोज के मामा सोमनाथ से दरवाजा खोलने को कहता है और अब बहुत अजीब बात थी कि सोमनाथ परिदा दरवाजा नहीं खोल रहा था। अब डॉक्टर सोमनाथ परिदा खिड़की बंद करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन उस घर के बाहर अभी भी उषा के भाई बहन खड़े थे। उषा का भाई तुरंत मनोज को फोन लगाता है और सारी बात बताता है, तो मनोज को भी अंदेशा हो जाता है कि घर में कुछ गलत हो गया है। मनोज मामा से पुलिस स्टेशन जाने को कहता है और मामा पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों को साथ लेकर उस घर के पास चले जाते हैं। अब पुलिस उस घर के बाहर खड़े दरवाजे खटखटाती है, लेकिन डॉक्टर साहब दरवाजा नहीं खोलते हैं, तो मजबूरन पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ता है। पुलिस दरवाजा तोड़ तो देती है और पुलिस उस घर में चली जाती है, जो अंदर से बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। अब पुलिस डॉक्टर सोमनाथ से पूछती है कि उषा श्री कहाँ है, तो सोमनाथ कहता है कि अपनी बेटी सुरेखा के पास वो दुबई गई हुई है। इसके बाद पुलिस पूछती है कि कब गई थी, तो सोमनाथ कहता है कि 3 जून से, और उसे गए हुए आज लगभग 20 दिन हो गए। तभी पुलिस कहती है कि उसकी बेटी से बात हुई है, उषा कहाँ नहीं है, उषा वहाँ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। और यह सुनते ही सोमनाथ घबरा जाता है और अब पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस को भी लगा कि शायद सोमनाथ सच बोल रहा है, और तभी पुलिस के कुछ जवान जब सोमनाथ परिदा के बेडरूम में खड़े थे, तो उन्हें बेडरूम के एक कोने में 2 बड़े आर्मी के ट्रंक दिखाई पड़ते हैं, जो अक्सर आर्मी वाले अपना सामान रखने के लिए यूज करते हैं। इन ट्रंक पर ताला लगा हुआ था, तो सबसे पहले पुलिस इन तालों को खोलती है और जैसे ही ताला खोला गया तो पुलिस देखती है कि इन ट्रंक में 11 टिफिन के बॉक्स रखे हुए थे, यानी कि इन दोनों ट्रंकों में लगभग 22 टिफिन रखे हुए थे। अब पुलिस एक बार सोचती है कि शायद सोमनाथ पार्ट टाइम खाने की डिलीवरी का काम करता होगा, लेकिन फिर डॉक्टर साहब और घर की हालत देखकर पुलिस समझ जाती है कि सोमनाथ परिदा ऐसा काम करने वालों में से नहीं है। फिर जब एक पुलिस वाले ने पहला टिफिन खोला तो उस पुलिस वाले से लेकर वहां खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इसके बाद बारी बारी से सारे टिफिन को खोला जाता है, तो लोगों के सामने इतना भयानक मंजर था जिसे देखकर शायद हर कोई सिहर जाए। दरअसल उन 9 इंच के 22 टिफिन में हर खाने में इंसानी मीट के 300 छोटे छोटे हिस्से थे, जिन पर ऐसा केमिकल डाला गया था जिससे उनमें से स्मेल न आए। और यह इंसानी मीट के हिस्से थे सोमनाथ की पत्नी उषा श्री के, लेकिन उन हिस्सों में उसकी पत्नी का सिर गायब था। और इसके बाद घर की तलाशी में एक टेबल पर रखे बॉक्स में उषा श्री का सिर भी रखा हुआ था, जो कुछ हद तक सड़ चुका था, जिसके बाल झड़ चुके थे और जिसके सिर पर गहरी चोट के निशान भी थे। इस केस में सबसे अजीब बात यह थी कि सोमनाथ ने बताया कि उस सिर के रोज रात को बात किया करता था, और आप इस मंजर के बारे में सोच कर देखिएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन अब पुलिस वाले भी यह सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिरकार सोमनाथ ने ऐसा क्यों किया और कैसे ही अपने पत्नी के 300 टुकड़े कर दिए, और आखिर क्यों इन टुकड़ों को टिफिन में डाला। पुलिस इन सारे सवालों का जवाब सोमनाथ से पूछते हैं, तो सोमनाथ ने पुलिस को जो कहानी बताई वह और भी दहला देने वाली थी। सोमनाथ कहता है कि 3 जून को उसकी पत्नी को बहुत तेज गुस्सा आया हुआ था और वह अपने सिर जोर जोर से जमीन पर मारकर एक ही बात बोल रही थी कि वह मर रही है और उसकी समाधि साईं बाबा की शिरडी में बन, और ऐसा कहते हुए खुदकुशी कर लेती है। अब इसके बाद पुलिस आगे सोमनाथ से कहती है कि तुमने इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं दी, तो सोमनाथ कहता है कि अगर पुलिस को या लोगों को बता देता तो उसकी इमेज खराब हो जाती। इसके बाद पुलिस आगे पूछती है कि बॉडी के हिस्से क्यों किए और आखिर टिफिन में इन टुकड़ों को क्यों डाला। तो अब सोमनाथ ने पूरी कहानी बताई और कहा कि मेरी पत्नी के मरने के बाद मैंने सबसे पहले अपने घर की मेड और धोबी की छुट्टी की, और उसके बाद उसी रात को जिस दिन उसकी पत्नी की मौत हुई थी, उसी रात को अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी और ऑपरेशन करने वाले ब्लेड से 100 हिस्से कर दिए, और इसके बाद रोज इस बॉडी के धीरे धीरे और टुकड़े करता गया, और वह हर रोज 2-3 टिफिन अलग अलग दुकानों से लाता ताकि शक न हो सके, और इन टुकड़ों पर कुछ रसायन छिड़क देता ताकि स्मेल ना आए। इसके बाद सोमनाथ परिदा रात के वक्त बॉडी के और हिस्से करके टिफिन में पैक करता गया, क्योंकि सोमनाथ परिदा कहता है कि इन टुकड़ों को सीधी साइड लेकर जाएगा और वह अपनी पत्नी की वहां पर समाधि बनाएगा। एक और अजीब बात यह थी कि वह इन्हीं 20 दिन में सुबह अपने क्लिनिक भी चला जाता था और काम भी करता था,
और इसी बीच में भी उसने अपने क्लिनिक में बड़ी धूमधाम से अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था और किसी को भी कानों तक यह खबर नहीं लगी। इसके बाद सोमनाथ को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है और सोमनाथ की मानसिक जांच की जाती है। लेकिन सोमनाथ परिदा की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक थी और इसके बाद मांस के टुकड़ों और सिर की जांच की गई तो पता चलता है कि उषा श्री के सिर पर किसी भारी चीज से मारा गया था और यह कोई खुदकुशी नहीं थी और जो कहानी सोमनाथ ने बताई थी वह भी सच नहीं थी। दरअसल उषा श्री अपने पति और उसकी एक महिला मित्र पर शक करती थी, जिस कारण रोज इनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे और एक दिन सोमनाथ ने अपनी पत्नी को गुस्से में आकर मार दिया और उसके अलग अलग हिस्से करके उन्हें टिफिन में पैक कर दिया और मौका मिलते ही उन टिफिन को फेंकने वाला था। लेकिन कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वह पकड़ा ही जाता है और आज भी यह अनोखी वारदात क्लियर नहीं हो पाई कि आज भी इस कहानी के प्रति लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है और आज भुवनेश्वर के एक जेल में सोमनाथ परिदा बंद है।